वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, एज़ वी नो के स्मॉग का सीज़न है और ये जो स्मॉग है ये हमारे फेफड़ों की सेहत के लिए इंतहाई मुज़र है। बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों, सभी इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं और ऐसे में अब फेफड़ों के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए फ़िज़ियोथेरेपी कराना नहायत ही इम्पॉर्टेंट समझा जाता है। अब क्योंकि ये ना सिर्फ सांस लेने में हमें मदद फराम करती है बल्कि फेफड़ों की जो मजमूई कारकर्दगी है ना उसको बेहतर बनाने में भी एक कलीदी किरदार अदा कर रही होती है। अब फिजियोथेरेपी के ज़रिए मरीज़ मखसूस सांस की मशक़ें सीखते हैं जो सांस फूलने में कमी लाने और रोज़मर्रा सरगर्मियों में आसानी पैदा करने में मदद देती है। तो लिहाजा आज इसी हवाले से आज हम सेगमेंट करने वाले हैं कि आपके फेफड़ों के अमराज में मुब्तला जो अफराद हैं वो फिजियोथेरेपी की मदद से बेहतर ज़िंदगी कैसे गुजार सकते हैं और किस तरह की वो थेरेपी करवा सकते हैं, घर में वो किस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं इसको। बल्कि ये सिर्फ उन अफराद के लिए नहीं है कि जो फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला हैं, हम सबको करनी चाहिए बिकॉज़ हम सब इस मुज़र सेहत फ़ज़ा में जो है ना वो सांस ले रहे हैं। तो आज हम सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होने वाला है। तो उस पर बात करने के लिए डॉक्टर मोहम्मद हसनैन मुर्तज़ा मौजूद हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर हसनैन, फेफड़ों के लिए भी फिजियोथेरेपी होती है? बिल्कुल इस तरह से है कि फेफड़ों के लिए फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अच्छा। हमारे यहाँ इस चीज़ को इतना अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता नहीं है। हाँ। एक्सरसाइजेस के बारे में भी लोगों को ऐसा जितना नहीं एजुकेट किया जाता है ना उन्हें पता होता है। अब इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम अपने घर पे ही अपनी रूटीन में ऐड कर लें तो हम बहुत से मसाइल से बच सकते हैं। जैसा कि आजकल स्मोक का मौसम है और अगर हम कुछ टाइम पीछे चले जाएं तो कोविड गुजरा था। हाँ। कोविड की वजह से ऑलरेडी हमारे बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लंग्स बहुत ज़्यादा वीक हैं, कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। बिल्कुल इसी तरह कॉम्प्रोमाइज़ होने की वजह से उनको तो ज़रूर अपनी रूटीन में एक्सरसाइजेज ऐड करनी चाहिए। और उन्हीं एक्सरसाइजेस के साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिस तरह के आपकी ब्रीथिंग टेक्निक हैं, सांस लेने के पैटर्न्स हैं जो आपको अपनी रूटीन में ऐड करने चाहिए मॉर्निंग में, ताकि आपका जो सांस है वो बेहतर हो सके, आपकी सैचुरेशन बेहतर हो सके। अब सैचुरेशन क्या होता है? हमारे यहाँ कभी आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में मॉनिटर होता है पेशेंट की साइड पे। हाँ जी। उसके ऊपर एक वैल्यू आ रही होती है SpO2 के नाम से। ओके। वो होती है हमारी सैचुरेशन और हमारी नॉर्मल जो सैचुरेशन है वो 98 to 100 होनी चाहिए। लेकिन अगर हम चेक करें हमारे यहाँ मेजॉरिटी की जो है वो 95, 96, 94 ये चलती है। मतलब एक नॉर्मल पर्सन की भी? नॉर्मल पर्सन की नहीं, मेजॉरिटी की। अब मेजॉरिटी को मैं नॉर्मल इसीलिए नहीं कंसीडर कर रहा, उसके सबसे बड़ी रीज़न ये है हम एक्सरसाइजेस नहीं करते। दूसरे नंबर पे स्मोकर्स बहुत ज़्यादा है। सही है। अब चेस्ट की एक डिजीज़ होती है जिसे हम कहते हैं COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये अब स्मोकर्स में ज़्यादा होती है और 80 to 85% स्मोकर में COPD होता है और ये टाइम के साथ साथ बढ़ता है, ना कि ये कम होता है। और इसी के अंदर अगर हम एक्सरसाइजेस की बात करें तो हम कुछ भी ना करें, अगर डीप ब्रीथिंग ही करें तो डीप ब्रीथिंग इसके अंदर बहुत ही अच्छी रहती है हमारे लंग्स को, हमारी सैचुरेशन को बेहतर करने के लिए। ठीक है कि मतलब जिनको फेफड़ों का मर्ज है उनके लिए तो बड़ी अच्छी है ये। बिल्कुल। और उसके साथ साथ अगर जिनको एस्थमा का प्रॉब्लम होता है, फाइब्रोसिस जो होते हैं उसका भी शिकार बहुत से लोग हैं, बहुत से प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं, उनके लिए भी फिजियोथेरेपी उतनी ही मौसर है जितनी फेफड़ों के मर्ज में अफराद के लिए है। बिल्कुल इसी तरह उनके लिए भी उतनी मौसर है। अब देखें अगर हम COPD और एस्थमा ये दो ऐसी डिजीज़ हैं जिनको हम ना मिक्स कर जाते हैं। अच्छा। अब हमें पता होना चाहिए COPD जो है ना वो आफ्टर 40 होती है मेजॉरिटी में 90% केसेस में आफ्टर 40। ओके। और एस्थमा जो है वो किसी भी एज में हो सकता है। सही है। COPD जो है वो स्मोकर्स में या इस तरह की जिनकी हिस्ट्री है उनमें होते हैं। ठीक है। एस्थमा जो है वो बेसिकली एक एलर्जी है, लंग्स की एलर्जी है जो कि किसी भी एज में, आजकल हमारे यहाँ स्मोक है, स्मोक की वजह से बहुत से लोग इसमें एस्थमा में आ जाते हैं। और दूसरे नंबर पे हमारे यहाँ कहा जाता है एक फसलों की कटाई का मौसम होता है, उस मौसम में भी बहुत से लोगों को एस्थमा का इशू हो जाता है। क्यों? और उन लोगों को चाहिए वो इनहेलर अपनी रूटीन में ऐड करें। अगर बहुत से लोगों को पॉलन एलर्जी होती है, बहुत से लोग ये पेट्स जो घर में रखे होते हैं उनसे हो रही होती है। अब मैं चाहूंगी कि हम डेमो की तरफ चले जाएं, हम लोगों को बता भी दें कि उन्होंने एक्सरसाइज किस तरह की करनी है। आप उधर चले डॉक्टर साहब, मैं एक कॉलर है उनसे बात कर लेती हूँ। सिंध से हमें कॉल आई है, नूर अली साहब।
साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटा, मुझे किताब तो आ गई है बहुत रात में भी। शुक्र है अल्लाह का, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? हम ठीक है, सब्जी हमारे पास भी आ गए, साग बाग खा रहे हैं, चावल की रोटी खा रहे हैं, बाजरी की खा रहे हैं। सही है, अच्छी बात है। क्या कहना चाहेंगे नूरी साहब? हाँ बेटा, ये डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं, मेरी जो दूसरी नंबर बेटी है उसको ये सांस की तकलीफ होती है बेचारी को। ठीक है। हाँ, में वो बिल्कुल 4 पाई पे तो बस बड़ी तकलीफ होती है। तो डॉक्टर साहब से मेरे ये आप बता रही थी वर्जिश का, मैं सुन रहा था। जी जी जी। तो हाँ, और वो तो मर्द कर सकते हैं, औरत बेचारी किधर जाए? वो तो नहीं, औरतें भी कर सकती हैं, घर में कर सकती हैं। अभी जो हम बताने लगे हैं ना, जो एक्सरसाइज बताने लगे हैं, वो औरतें भी घर में कर लें। मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी, बच्चे भी कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं, सारे कर सकते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है, बस ये देखें और जिसको भी ये प्रॉब्लम है उसको ये दिखाएं जरूर। नूर अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। नूर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बताइए, ये औरतें भी कर सकती हैं ना घर में? औरतें भी कर सकती हैं घर में। ठीक है। और आप सबसे पहले अपनी वॉक ऐड करें। ठीक है, वॉक ऐड कर लें। ओके। सेकंड वन क्या करना है, आपने लंबे सांस लेने हैं, जिस तरह से होता है बिल्कुल इसी तरह लंबे सांस लेने हैं। और अगर आप इस तरह सांस इजीली ले पा रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप होल्डिंग करें। लंबा सांस लें, होल्ड करें इसे, आहिस्ता आहिस्ता रिलैक्स, बिल्कुल, फिर रिलैक्स। अच्छा, अगर ये दोनों पैटर्न आपके इजीली हो रहे हैं तो थर्ड वन आपने क्या करना है कि आपने नाक से सांस लें, लंबा रोक के रखें और होंठों को दबा के रखना है, बंद रखना है और आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ना है। ये 3 एक्सरसाइजेज जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इसके अंदर हम देखें, कुछ हमारे पास ऐसे पेशेंट्स या ऐसे हमारे लोग हैं जिनको सिक्रीशन का बड़ा इशू होता है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम सांस लेते हैं तो हमें कफ स्टार्ट हो जाती है, सिक्रीशन आती है। तो उसके अंदर मैं ये सजेस्ट करता हूँ, हम एक टेक्निक अप्लाई करने लगे हैं जिसे कहते हैं चेस्ट फिजियोथेरेपी। ओके। ठीक है, इसको प्रिकशन भी कहते हैं और शेकिंग भी इसमें आती है। अब इसमें हमने करना क्या होता है कि लंग्स की दोनों लोब्स जो हैं, दोनों साइड्स जो हैं, नॉट स्पाइन, ओनली लंग्स, हमने अपने हाथ के इस तरह से, हम चाहेंगे कि इनको थोड़ा सा बैक साइड दिखा दें ताकि लोगों को पता चल जाए किस साइड पे बिल्कुल इसी ठीक है। ये साइड और ये साइड, स्पाइन नहीं। ठीक है। और अपने हाथ के इस तरह से कप बना के लाइट से आप चाहें तो। और ये वो लोग जिनके एज 60+ है या कार्डिक पेशेंट है, उन्होंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए बगैर नहीं करना। ठीक है। वैसे अगर सिक्रीशन का इशू है तो थोड़ा सा फॉरवर्ड बेंड होना है, इस तरह से। ओके। ये टैपिंग करनी है आपने बैक साइड पे। ठीक है। और अगर इसमें आप कहें कि सिक्रीशन ज़्यादा है पेशेंट को, तो आप इस तरह से करते करते मिड में ये भी कर सकते हैं। ठीक है। और इसके बाद पेशेंट को आपने कफ करें, खांसी करें। इस तरह खांसी करने से अगर पेशेंट कहता है कि मुझे सिक्रीशन आ रही हैं लेकिन मतलब इरिटेशन भी साथ हो रही है, तो आपने क्या करनी है, शेकिंग करनी है। ओके। पहले देखना है किस लोब में इशू है और फिर शेकिंग करनी है। इसी के साथ अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसमें कैसे करना है, उसमें आपने बिल्कुल भी इस तरह से नहीं करना और ये बिल्कुल भी थप्पड़ नहीं है। ठीक है, ये बिल्कुल हल्का हल्का टैप करना है आपने। बिल्कुल, ये टैपिंग है। और अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसके फिंगर से, 2 फिंगर से आपने करना। ओके। इस तरह से, और बहुत जेंटली परफॉर्म करना। ठीक है। सीधे। और ये बहुत ज़रूरी है हमारी आम रूटीन में। ये चीज़ें अगर हम ऐड करें, हमारे यहाँ क्या है, हम तो एक डॉक्टर के पास भी नहीं जाते और घर पे भी नहीं करते। उसके बाद एक एक्सरसाइज आप और कर सकते हैं, अपने सांस को लंबा खींचें और अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर उठा लें। जैसे जैसे सांस छोड़ें और बाजुओं को नीचे लें, फिर नीचे लें, रिलैक्स। और इसी के अंदर अगर आपको सिक्रीशंस फील हो रही हैं बाद में कफ करने में, तो आपने फॉरवर्ड बेंड होके फिर करनी है। क्योंकि फॉरवर्ड बेंड होने का मतलब ये है कि आप एक डायरेक्शन दे रहे हैं अपनी सिक्रीशंस को निकलने के लिए। और इसी के साथ अगर हम और चीज़ें इसमें ऐड करें तो हमारी रूटीन में बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो कहते हैं उन्हें मॉर्निंग में ज़्यादा इशू होता है। ठीक है। मॉर्निंग में ज़्यादा इशू होता है और सांस ख़राब होता है। तो उनके लिए बेस्ट चीज़ ये है कि अगर सोए हुए उनका सांस ख़राब हो
तो वो बेड पे उल्टा लेट जाएं थोड़ी देर के लिए। उल्टा लेट जाएं, ठीक उल्टा है, लेट जाएं। ठीक है। उल्टा लेट जाने से उनका सांस बेहतर होगा अगर वो कार्डिक पेशेंट नहीं है। ठीक है। अगर कार्डिक पेशेंट है तो उन्होंने उल्टा नहीं लेटना, उन्होंने अपने सर को थोड़ा सा अपवर्ड लिफ्ट रखना है, ठीक है। क्योंकि उनमें फिर सांस खराब होगा। सही है। इसी तरह ये पॉइंट हमारे ऑडियंस के लिए एक और ऐड करते चलें कि कार्डिक पेशेंट जो होते हैं ना, उनका सांस ज़्यादा खराब होता है। उनका सांस ज़्यादा खराब होता है, वो कहते हैं हम लेटें भी तो हमारा सांस खराब होता है, इसलिए वो सर थोड़ा ऊंचा रखते हैं सोने टाइम भी। तो उनके लिए इसके अंदर एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज है जो स्पेशल उनके लिए। उन्होंने क्या करना है, सांस को 2 सेकंड में आपने ऊपर लेके जाना है और 4 से 5 सेकंड में इजी होना है। तीसरे नंबर पे अब इसमें आपने क्या एक्सरसाइज करनी है, अपने दोनों हाथों को इस तरह साइड पे करके ये करनी है। इस एक्सरसाइज से क्या होगा, आपकी चेस्ट की एक्सपेंशन भी होगी, आपके मसल्स भी एक्टिवेट होंगे और आपकी ब्रीथिंग भी बेहतर होगी। ठीक है। और इसी के साथ अगर हम ऐड करें तो अपनी रूटीन में आपको गर्म पानी का इस्तेमाल मॉर्निंग में ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। एक और कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। सैयद कैसर हैं, डीजी खान सुन ने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? हेलो। जी जी कैसर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? हाँ जी। जी जी सर, क्या पूछना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि ये जैसे जो है ना फिजियोथेरेपी की बता रहे हैं ना जी, तो मेरा भी ऐसे सांस का मसला है, मैं कैप्सूल यूज कर रहा हूँ, कॉम्बिवेयर वगैरह। तो ये फिजियोथेरेपी, मैं तो पैदल भी नहीं चल सकता, तो ये फिजियोथेरेपी यानी ये किस तरह से आप कह रहे हैं, मैं पैदल चलूँ ना तो मुझे जो है ना मेरा सांस फूल जाता है। ठीक है, चलें ठीक है। कैसे साहब बता देते हैं डॉक्टर साहब जी आपको। बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने कहा ये पैदल चलें तो इनका सांस फूल जाता है, तो इसके अंदर एक डिवाइस आती है इंसेंटिव स्पायरोमीट्री। ओके। 3 बॉल्स होती हैं, उनको उन्होंने लिफ्ट करना होता है। लास्ट टाइम हमने इनको बताया भी था, सेगमेंट में परफॉर्म की थी। उसमें क्या है, ये उसको स्टार्ट में करना शुरू करें। ओके। उससे 1 बॉल लिफ्ट हो रही है, हाफ बॉल लिफ्ट हो रही है, फिर 2 बॉल्स की तरफ जाएं। आहिस्ता आहिस्ता जब ये देखेंगे, जब 2.5 बॉल्स ये लिफ्ट कर रहे होंगे तो उसके बाद इनकी वॉक भी बेहतर होगी। अच्छा। इनका सांस भी बेहतर होगा। और तीसरे नंबर पे अगर ये वॉक करने से बढ़ रहा है और स्पायरोमीटर भी इनके पास अवेलेबल नहीं है, तो ये इस तरह से सांस लें। और दूसरे नंबर पर ये स्टीम ऐड करें अपनी स्टीम ऐड करें। स्टीम बहुत अच्छा रिजल्ट इस चीज़ में देगी। ओके, ओके। ठीक है। और इसमें स्टीम के साथ साथ फिर भी अगर इनका ये इशू रिजॉल्व नहीं होता तो एक बार पल्मोनोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। हो सकता है कोई अंडरलाइन पैथोलॉजी चल रही हो जिसको ये नाम कंसिडर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका सांस जो है वो बहाल नहीं हो रहा है, मज़ीद बिगड़ता जा रहा है। अच्छा, लास्टली हमें बता दें कि जिस तरह हमने बात की कि जिनका हार्ट का प्रॉब्लम होता है, इवन दो कि जिनको बाईपास हो जाता है, सर्जरी होती है, उसके बाद भी उनका सांस का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, उनके लिए हल्की फुल्की किस तरह की एक्सरसाइज हो सकती है? उनके लिए सबसे पहले एक्सरसाइज जो है, उन्होंने मॉर्निंग वॉक करनी है। और मॉर्निंग वॉक में लंबे सांस लेने हैं। ठीक है। नाक से लंबा सांस खींचना है और मुंह से निकालना है। ये उन्होंने अपनी रूटीन में चीज़ ऐड रखनी है। थर्ड वन, उन्होंने क्या करना है कि स्टेप थोड़े आहिस्ता आहिस्ता लेने हैं। जब उन्हें लगे कि उनका सांस ख़राब हो रहा है तो रेस्ट करें, ज़्यादा ओवर एक्सर्शन नहीं करनी। क्यों? क्योंकि सांस ख़राब होने में और बिल्कुल सांस ना आना, चॉकिंग होना या रुक जाना, वो एक अलग कंडीशन है और ये कार्डिक पेशेंट्स में बड़ी कॉमन है। थर्ड वन, अगर वो एक्टिविटीज़ में आए तो उन्हें चाहिए कि आजकल बड़ा अच्छा मौसम है उनके लिए वॉक का, मॉर्निंग वॉक का, तो जब वो मॉर्निंग वॉक करें तो उसके अंदर एक चीज़ ये ऐड करें कि स्पायरोमीटर वो मॉर्निंग में करें, जो है वो ले लें। सही है। क्योंकि बेस्ट एक्सरसाइज चेस्ट की, ये सब एक्सरसाइजेस जो हैं, हो सकता है कि कोई करने में कोई ना कोई गलती कर रहा हो, लेकिन स्पायरोमीटर एक ऐसी चीज़ है, अगर वो करेंगे तो वो हर किस्म के इशू से बच सकते हैं। और इवन दो कि अगर आप नहीं भी बाहर जाना चाह रहे हैं कि जी स्मॉग ज़्यादा है और उसकी वजह से हमें कोई और कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ सकता है, तो आप घर में कर सकते हैं। ये वो सारी एक्सरसाइज है जो आप आराम से एक कुर्सी पर बैठकर अपने कमरे में, अपनी टीवी लाउंज में
कहीं पर भी कर सकते हैं। और स्पायरोमीटर का जिस तरह बता रहे हैं वो तो मुझे लगता है हम सबको करनी चाहिए वो एक्सरसाइज, ताकि हमें पता चले कि हमारा सांस कितना बेहतर है और हमारा कोई लंग्स का प्रॉब्लम तो नहीं आने वाले सालों में हो सकता है। तो डॉक्टर हसनैन मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद थे। हम बात कर रहे थे कि अगर फेफड़ों का मर्ज आपको लाहक है तो आपने उसके लिए किस तरह की फिजियोथेरेपी करनी है। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, आप आए इसके ऊपर बात की। ब्रेक लेते हैं, यहाँ पे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।